कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उस मंदिर के नीचे बौद्ध मत छुपे पड़े हैं, गहराई बढ़ा दो, चेंज कर दो। ब्राह्मणवाद ने जो दलितों की जो 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 बहुजन था उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं तहस-नहस किया। मैं एक बात जरूर कहता हूं, ब्राह्मणवाद का विरोध हम जीवन के अंतिम क्षण तक करेंगे। देखिए जो हालात हैं भारत में, दलितों के जो हालात हैं वो दो तरह के हालात हैं। एक 1000 साल पहला दलित और एक आजाद भारत में पनपा दलित, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से ओत-पोत दलित। उस दलित का मूवमेंट कुछ अलग तरह का है, 1000 साल पुराने वाले का, लेकिन ये दलित कुछ अलग तरीके से लड़ रहा है। लेकिन दोनों में एक समानता है, आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। जिस देश के 84 करोड़ लोग सरकार के द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर अपना जीवन जी रहे हो, वो देश क्या है? अभी बीबीसी की जो रिपोर्ट है कि भारत की 40% जो संपत्ति है वो भारत के 1% लोगों के पास है। देश आजाद तो हुआ, लेकिन सही मायने में देश कहां आजाद हुआ? जो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसका राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि जमीन गांव में आज भी साधन क्या है? जमीन है ना। अभी भी जो आदिवासी है, अभी एक आदिवासी जो आंदोलन हो रहा था जिसको बीजेपी ने जानबूझ करके वनवासी कहते हैं, उसको वो आदिवासी कहने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि उसकी आइडेंटिटी गड़बड़ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2011 में यह टिप्पणी है कि भारत का अगर कोई मूल निवासी हो सकता है तो वो आदिवासी है। तो ऐसे माहौल में शब्दों का चयन, शब्दों का विरोध, मैं एक बात जरूर कहता हूं, ब्राह्मणवाद का विरोध हम जीवन के अंतिम क्षण तक करेंगे। जाति खत्म होगी या नहीं होगी इसको लेकर के शंका है, क्योंकि जब तक मेरा मानना यह है कि जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जब तक जाति नहीं छोड़ेगा, जातीय व्यवस्था के निचले पायदान का व्यक्ति जाति खत्म नहीं कर सकता। एक काम कर लेना, इस जाति को ही बेकार कर देते हो। अपनी जाति को इतना उठा देना, अपने व्यवस्था को इतना उठा दो, अपने ज्ञान को इतना उठा दो, अपने मूवमेंट को इतना उठा दो कि कल ब्राह्मण भी आकर आपके सामने जाकर के क्या है चित्रित हो जाए। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी खलती है और उस खली हुई बात को आपके सामने शेयर जरूर करूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि जातिवाद का विरोध दलित मूवमेंट के लिए एक मसाले का काम करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उस मूवमेंट की ताकत को बढ़ाता है, उसके स्वाद को बढ़ाता है। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कहीं आप गलती ना कर जाए, कहीं मसाले की सब्जी ना बना के बैठ जाओ, क्योंकि मसाले की सब्जी बनाओगे तो आपका पेट खराब होगा। अपने सामाजिक मंचों का उपयोग विरोध के साथ साथ कुछ सकारात्मक चीजों को भी निकालना पड़ेगा। भारत के दलितों की एक बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक लड़ाई भी है। ब्राह्मणवाद ने कुछ नहीं किया, ब्राह्मणवाद ने जो दलितों की जो 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 बहुजन था उसकी संस्कृति को कहीं ना कहीं तहस-नहस किया। जो उसका खान पान था उसको उसने खराब बता दिया, जो उसका रहन सहन था उसको उसने खराब बता दिया। लेकिन हमें बदलना है, हमको पलटना है। जो मोटे अनाज कल हम खाते थे, हमारे हिस्से में आते थे, मजबूरी में आते थे, आज वो मोटे अनाज, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि मोटे अनाज खाओ, मिलेट के नाम पर खाओ। जिस लहसुन प्याज को लेकर के वो तामसिक कहते थे, हमारे भोजन का हिस्सा था। तुम इसमें देखिए, भोजन में शुद्धता मत ढूंढो,
मूवमेंट का आदमी ज्यादा शुद्धता के चक्कर में भोजन की शुद्धता मत ढूंढो। भगवान बुद्ध ने ये खुद कहा है। जब उनसे पूछा गया कि मांसाहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब जैन धर्म पनपा और जैन धर्म ने पूरा का पूरा उसको खत्म किया कि हटाइए, मांस नहीं खाया जाएगा, मूलतः व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मांसाहारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चाहे किसी भी संस्कृति में चले जाए। उससे कहा कि भाई क्या होगा ये, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मध्यम मार्गी हूं, मैं मध्यम मार्गी नहीं हूं, ये मांसाहार की बात मुझसे नहीं करेंगे, काल और परिस्थितियां ये तय करेगी कि मुझको क्या स्वीकार करना है। भोजन मेरे लिए कोई स्वाद नहीं है, भोजन मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है, मुझे जिंदा रहना है और जिंदा रहूंगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा रखूंगा। एक छोटे से मानक बता रहा हूं आपको, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि देखो ये डॉक्यूमेंट क्या है। ये ब्राह्मण कहां से आया? अरे पुष्यमित्र का अशोक के बाद में राम पैदा हो रहा है, उसकी हत्या की ना पुष्यमित्र से ने। और साकेत क्या है? भाटी जी एक बार हमको मंदिर मस्जिद की डिबेट में उसने शामिल किया। वो शामिल करने से पहले कहीं ना कहीं वो मुझे बीच में बोलने टक 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 तो मारेंगे मारेंगे। मैं उसी दिन मंदिर मस्जिद के अंदर दलित घुसेड़ दिया था। मैं पटना में था, मैं जानबूझ करके बोला, न्यूज़ 24 का शो था, मगर सुनिए आज मैं भगवान बुद्ध की धरती से बोल रहा हूं और इस देश को कुछ बताना चाहता हूं। वो बंसल साहब ने उन्होंने कहा कुछ कहेंगे भाई? नहीं मतलब आपका भी इलाज करूंगा, चिंता ना करो, सारी दर्द की दवा मेरे पास है। मैं वो पहली बार लाइन में वहां यूज की थी कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उस मंदिर के नीचे बोर्ड मत छुपे पड़े, गहराई बढ़ा दो, चेंज कर दो। सारे लड़ाई तो मैं नहीं लड़ सकता, मैं सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोर्ड लोग थे वो बहुत बाद में जब डिसीजन लगभग तैयार हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में, तब वो लोग गए। तो मेरा कहना यह है कि देखिए इंफॉर्मेशन, सामाजिक लोग क्यों निराश हो? आज मेरी बात समझे, वो निराश क्यों हुआ कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती और जो उसको चलाएगा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट हुआ, आप सामाजिक मूवमेंट को ही भूल गए। देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट और सामाजिक मूवमेंट में आंशिक रूप से थोड़ा मिक्सिंग हो सकता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सामाजिक मूवमेंट अलग होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट अलग होता है। आपके सामने ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि दलितों की सामाजिक समस्याओं का हल सिर्फ सामाजिक मंचों पे निकल सकता है, पॉलिटिकली उसका हल हो नहीं सकता। उसका कहने आपको मालूम है पूरी दुनिया की नजर दलित मूवमेंट के ऊपर है, पूरी दुनिया की नजर इस देश का जो बहुजन है उसके ऊपर है कि एक आदमी, एक ऐसा लोग जिनके पास साधन नहीं थे, नहीं इस देश के, इस सबसे ज्यादा दुनिया में कोई प्रोग्रेसिव सिद्ध हुआ है वो इस देश का जो बहुजन है, उसने इस देश की व्यवस्था में बहुत मजबूती से अपनी जगह, अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज की है 50% के बावजूद। और ये खून की गर्मी है, विरोध आपके खून में, जातिवाद का विरोध आप जाकर के देखिए, 2500 साल पहले भी जातिवाद का विरोध हो रहा था। भगवान बुद्ध वहां खड़े थे, वहां कहीं ना कहीं हिरण्यवंश खड़ा था, वहां कहीं ना कहीं नंदवंश खड़ा था, वहां कहीं ना कहीं मगध आए ना, मौर्य सल्तनत के बाद में मगध भी आया, वहां अशोक भी आया। आपकी देखिए आप सोच क्या सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार जन्मजात बौद्धिस्ट था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने में जीवन के सिर्फ अंतिम चरण में इसलिए लगाया, सोचिए कि उनको भारत के संविधान में, भारत के प्रतीकों में कहीं ना कहीं बुद्ध लगाना था। अगर झंडा है तो झंडे के बीच में हम चक्री है। छाप लो नोट, छापो, कितने नोट छापोगे? जहां भी नोट छापोगे उसके ऊपर कहीं ना कहीं अशोक का घाटी है। अब अगर ये काम बाबा साहब 30 में कर जाते, क्योंकि बात तो बाबा साहब ने 30 में कह दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, है ना, मरूंगा नहीं,
लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इनके हाथ में ऐसी व्यवस्था नहीं सौंपूंगा। और जो आप बैठे हैं ना सर, आपको मालूम है इस देश का जो एजुकेशन, चूंकि शिक्षा हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन है वो एजुकेशन है। और जब इस देश की शिक्षा नीति मैकाले तय कर रहा था ना 1930 में, आज यूट्यूब पे जाकर के चेक करना मैकाले क्या बोल रहा है। जब उसने वो स्पीच लिखा है, जब उसने स्पीच दिया है, उसने कहा कि इस देश की व्यवस्था में संस्कृत भाषा छोड़ो, ये मंदिरों की भाषा है, ये ज्ञान की भाषा कभी नहीं हो सकती। और इस देश की व्यवस्था को कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1932 का एक उदाहरण देते हैं, सॉरी 1832 में 1832 में मुंबई प्रेसिडेंसी के अहमदनगर कोई जगह है, वहां के दलित ये कहते हैं, अंग्रेजों को बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं कि हमको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अरे जिसके पास बोलने के लिए पैसे भी ना होंगे, ना उन पर हिंदी आती होगी, लेकिन उसने अपने आप के लिए अंग्रेजी की कहीं ना कहीं व्यवस्था तय कर दी। 30 में भारत के लिए अंग्रेजी की बात हो रही थी और 32 में दलित कहां से पैसे इकट्ठे करे होंगे, किस किस को बनाया होगा। और उन्होंने आपको क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, आपको चिट्ठी लिख दी, आपके लिए चिट्ठी लिख दी। ये आपका दलित मूवमेंट है, ये आपके पूर्वज है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। भारत में जनगणना के जो आंकड़े वो 31 की जनगणना है, 31 की जनगणना है। और भारत में ओबीसी के जो भी आंकड़े हैं वो 31 के आधार पर है। और बनिस्बत दलितों से कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियां थी उनकी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उभार था, हालांकि वो भी सामाजिक रूप से कमजोर थे। और आपकी जनगणना के आंकड़े कब के 1960 में द ग्रुप ऑफ द पीपल, दलित लोगों का एक समूह 1960 में शौकत अली को पकड़ता है। एक मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम को इसलिए पकड़ता है कि अंग्रेजों के ज्यादा करीब होगा और जाकर के उसके चिट्ठी मारता है। हिसाब सुनिए, हमको हिंदुओं से अलग करो। और जाकर के देखना 1911 की जनगणना में इस देश का दलित की अलग से गणना हुई 10 मानकों के आधार पर। और क्योंकि इस देश के दलितों को यह बात पता था कि देश आजाद तो होगा, आंकड़े भी कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो आपके लोग क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। कबीर कब है विरोध, आप सोचोगे ना, जब पूरे भारत के दलित को छोड़ करके, अरे मैं इसको दावे के साथ कहता हूं, भारत में धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन किसको करना चाहिए था, जो पीड़ित था, जो जातीय व्यवस्था से पीड़ित था, उसका धर्म परिवर्तन करना चाहिए था। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मुसलमान में एक भी जाति कोई दलितों की नहीं, क्योंकि उनके सवाल मुस्लिम से भी थे। उन्होंने सवाल उनसे भी कहा कि जाति व्यवस्था खत्म कर दो, लेकिन किसी मुस्लिम शासक ने कभी भी जाति व्यवस्था को छोड़ा नहीं, जातीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं बना के रखा। और अकबर के दरबार में मैं नाचने नहीं गया, ना मेरी मां मजदूर नाचने गई थी, क्योंकि हम दलितों की औलाद हैं। हम किसी चौराहे पे खड़े होकर के 500 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, हम 300 रुपए की मजदूरी का संग करना पसंद, ये हम दलित हैं, ये हमारे खून में। हमने दलित धर्म परिवर्तन नहीं किया। मुसलमान धर्म में सारी जातियां उपस्थित है, एक भी दलितों की एक जाति अगर आप बता दें तो आप उससे कहीं ना कहीं सवाल पूछ सकते हैं। हम खुददार लोग हैं, हमने खुददारी की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको राइट नहीं दिया भाई, आप बताओ तो सही। जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के पास जो राइट है, कौन राइट दे रहा था? आप देखिए 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, वोट का अधिकार वहां महिलाओं को नहीं था। 1920 में जाकर के अमेरिका की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, क्योंकि इससे पहले वोट का अधिकार या तो पैसा तय करता था और उसको क्या पुरुष तय करता था, पैसे के आधार पर होता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सीधा सीधा कहा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बाकायदा अंग्रेजों की गोल मेज के सामने खड़े होकर
कि मैं 1 वोट का अधिकार हर व्यक्ति को दूंगा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ऊंचा है, चाहे वो नीचा है, चाहे वो पिछड़ा है। आपको आरक्षण कब मिला? इस देश के दलितों को आरक्षण कब मिला? इस देश का दलित आरक्षण अधिनियम 1935 है। जब यह देश आजाद नहीं हुआ है, उससे पहले इस देश का दलित आरक्षण के दायरे में। ये आजाद भारत के लोग जो कहते हैं, मैं कहता हूं इस बात को दावे के साथ कि इस देश के दलितों को तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। 1857 पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में देश आजाद हुआ, लेकिन देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, सामाजिक रूप से आज भी गुलाम है। गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आज भी विद्यमान। मैं महिलाओं की जो बात कह रहा हूं, देखिए आरक्षण दे दिया, अप्लाई हुआ, 70 के दशक में पहली बार लोग अवेलेबल हुए। देश की आजादी से लेकर के आपने लिखा आरक्षण नॉट अवेलेबल। 70 में जब पढ़ लिख करके दलित आता है, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मेरा दलों से मतलब नहीं, 70 में जब इस देश का दलित आता है, अवेलेबल है, तब लिखते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल। पहले अवेलेबल नहीं और बाद में क्या है, सुटेबल नहीं। और आरक्षण तो लोगों ने किया है ना। आरक्षण कोई, हमने देखिए इस देश के दलितों ने आरक्षण मांगा था। कौन कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण मांगा? हमने तो 2 वोट का अधिकार मिला था। वो तो गांधी जी के प्राण बचाने के लिए वो मर ना जाए, भाई देश को आजाद भी कराना था। लोग हमें ये ना कहे कि भाई इन्होंने गद्दारी कर दी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए हमने कहीं ना कहीं वो व्यवस्था तय करी। एहसानमंद उनको रहना चाहिए, एहसानमंद हम नहीं है। और सुनो, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है, लंबा बात होगी और लोगों को भी बोलना है कि पतझड़ों की बात सुनाकर यूं मुझे ना उदास कर, मुझे नए मौसमों का पता बता, मुझे नए मौसमों का पता बता। जाना तो हमें है ही है, आज नहीं, अगले 20 साल में, अगले 30 साल में इस देश की व्यवस्था, इस देश का राजा एक दलित को बनना ही पड़ेगा। बनेगा, लिख लो, माने नहीं हो, उसको आप टरका तो सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। ये दावा है इस बात का। और जिस एजुकेशन पॉलिसी की बात कह रहे हैं, आपको मालूम है मैं शिक्षक भी हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर इस देश के दलितों के साथ सबसे बड़ा छलावा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर आपने देखिए, मैं प्रोफेसर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं तो मजदूर बाप के घर में पैदा हुआ, तो मुझे तो मजदूर ही बनना था। लेकिन इस देश में सस्ती एजुकेशन अवेलेबल थी, तो मैं इस देश में कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर है, टीचर बनने का मुझे मौका मिला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर सरकार बहुत बड़ा छलावा कर रही है। एडमिशन वहां खत्म हो गए। टीचर कौन कौन है? इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। बीएससी में मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। अगर आपको ह्यूमैनिटीज का बनना है तो इंग्लिश के साथ क्या सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री के साथ क्या सब्जेक्ट होगा। लेकिन एनईपी क्या पढ़ा रही है? फिजिक्स ले लो, उर्दू ले लो, संस्कृत ले लो, बन जाओ टीचर, बनो टीचर, बनाएगा वो टीचर। मेरा मानना ये है सर, देखिए गलतियां फलतियां सबसे होती है। आप अपने आप को ऊर्जावान बना के रखो, आप नई चीजों को रखो। 2 लाइनें हैं जो मैं कहना चाहता था, 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे अच्छी लगती है इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक आशावादी व्यक्ति होने के नाते कि कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी एक दिन फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद सा भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर में कभी कभी जल निकलेगा। और एक छोटी सी लाइन और है, कोशिश जारी रख पुर कल गुजरने की, और जो कुछ थमा थमा सा है थमो मत, थमो मत। क्या कहा था उसने ब्लैक आंदोलन के समय, जब उसने स्पीच दिया, मार्टिन लूथर किंग ने जो स्पीच दिया, सुनना, उसको पढ़ना, कि अगर चल सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते दौड़ो पहले, अगर दौड़ो पहले, और दौड़ नहीं सकते चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो कहीं ना रेंगो, रुको मत बिल्कुल भी। तो ये लाइनें हैं, इसी लाइनों में से आपको सुना रहा हूं कि जो कुछ थमा थमा सा है चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।